बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 16 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा, लबनान और शाम की सूरत हाल पर डिटेल के साथ बात करेंगे। एक तो बशार अल असद का पहला बयान सामने आ गया रशिया से, और बशार अल असद ने कहा कि शाम अब दहशत गर्दों के हाथों में है। मैंने अपने अवाम की बहुत खिदमत की और अवाम भी मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने मुझे इक़्तिदार पर बिठा कर रखा 2 दहाइयों से ज़्यादा। फिर बशार अल असद ने कहा कि मैं भागना नहीं चाहता था, मैं लड़ना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने जो है वो रशिया के तैयारे में सवार होकर मॉस्को की जानिब उड़ान भरी। जब मुझे खबर मिली कि दमिश्क के बहुत करीब जो बागी दहशतगर्द, इन्होंने कहा जो बागी दहशतगर्द हैं, जब मुझे खबर मिली कि वो दमिश्क के बहुत करीब पहुंच गए हैं और मेरी जो फ़ौजें हैं उन्होंने इन खला का अमल स्टार्ट कर दिया है और अपनी पोजीशंस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो वो वक्त था कि मैंने रशिया के तैयारे के अंदर सवार होकर मॉस्को की जानिब उड़ान भरी। अब आप अपने अवाम से कितनी मोहब्बत करते थे या फिर अवाम आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, वो तो खैर पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के मनाज़र हैं वो उनसे वाज़ेह है कि अवाम तो जिन्हें रिलीफ मिला, जिस तरह के मनाज़र जो जेलों से या फिर डिटेंशन सेंटर्स के जिस तरह के मनाज़र हैं, और अब जो है वो ज़िंदगी यूँ लगता है कि तकरीबन निस्फ सदी के बाद ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है, दमिश्क के अंदर भी और शाम के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि लड़ाइयाँ जारी हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो सिविल जंग के दौरान डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो शाम के अंदर आपस में लड़ रहे थे। और ऐसी एक खिचड़ी है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन किसका ग्रुप है, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है। तुर्किया HTS को भी सपोर्ट करता है, तुर्किया फ्री सीरियन आर्मी को भी सपोर्ट करता है, और कुर्द्स के ख़िलाफ़ है तुर्किया, और अमेरिका कुर्द्स को सपोर्ट करता है, बशार अल असद की हुकूमत को ईरान और रशिया सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आज जो कुर्द्स का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चलें ऐसा करते हैं कि लड़ाई माफ़ करते हैं और मिलजुल कर बातचीत की टेबल पर बैठकर एक जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उसकी बुनियाद रखते हैं, जिसके हवाले से जो आलमी बरादरी है वो भी यही बात कर रही है कि तमाम ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तो फिर हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लड़ाई माफ़ कर देते हैं और बातचीत की टेबल पर बैठकर जो हुकूमत के अंदर रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से बात करते हैं, और ख़वातीन को भी जो हुकूमत के अंदर नुमाइंदगी है वो ख़वातीन को भी मिलनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि तुर्किया जो कि इस ग्रुप के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, कुर्द्स के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि मेरी जो आर्मी है वो HTS को या फिर सीरियन आर्मी को मेरी आर्मी ट्रेनिंग भी देगी। तो अब डिपेंड करेगा तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर कि कितनी नुमाइंदगी ये जो कुर्द्स हैं इनको जो सीरिया के अंदर हुकूमत है इसमें कितनी नुमाइंदगी मिलती है। बहरहाल जो HTS के सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि सीरिया के अंदर जितने भी धड़े हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो अपना सारे का सारा जो असलहा है वो सीरियन आर्मी के हवाले कर देंगे, और सीरियन आर्मी जो है वो मुल्क की ज़ाहिर है कि जो फोर्सेस हैं वो सीरियन आर्मी है, तो जितने भी ग्रुप्स हैं वो अपना असलहा इनके हवाले कर देंगे, और ये जो फ़ौजें हैं सीरियन आर्मी जो है वो मुल्क का दिफा संभालेगी, सारे मामलात संभालेगी। रशिया की बेसिस के हवाले से जो HTS के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई फ़ैसला, जो रशिया की बेसिस थी शाम के अंदर, उनके हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। फिर रमज़ान कदरोफ जो चेचन सरबराह हैं उन्होंने आज जो बयान जारी किया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, रमज़ान कदरोफ ने ये कहा कि HTS को जो दहशतगर्दी की फहरिस्त है, तो रशिया को HTS का नाम जो है वो उस फहरिस्त से हटा देना चाहिए। अब रशिया की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको लेकर मैंने आपको बताया था कि इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हैं। अब रशिया ने न बशार अल असद से कुछ लेना है, ना सीरिया के हालात से कुछ लेना है। रशिया को तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहिए, जो कि नहीं लगता कि HTS के आने के बाद, जिस तरह से HTS के ऑफिशियल्स ने कहा कि कोई फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो HTS ग्रुप है ये किस ब्लॉक के अंदर है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि किस ब्लॉक के अंदर है। अब तुर्किया का हाथ इनके सर पर है, और तुर्किया के सर पर किसका हाथ है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो ये HTS की जानिब से ऐसा नहीं लगता कि रशिया को ये जो मिलिट्री बेसिस हैं
ईरान के साथ ताल्लुकात की वजह से भी ये मिलिट्री बेसिस रशिया को नहीं दी जाएंगी, और अगर दी जाएंगी तो फिर लिमिटेड रसाई रशिया की होगी, क्योंकि दहाइयों पुराना एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट को जवाज बनाकर रशिया एक कोशिश कर रहा है अंदर खाने कि यहाँ पर रशिया की प्रेजेंस जो है वो रहे। बहरहाल रमज़ान का द्रोफ ने जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनको मशवरा दिया कि HTS का नाम दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर निकाल दिया जाए। फिर जो यूरोपियन यूनियन की हाई रैंक ऑफिशियल हैं उन्होंने शाम का दौरा भी करना है आने वाले चंद घंटों में, और यूरोपियन यूनियन ने ये मुतालबा किया कि जो सैंक्शंस आयद कर रखी थी हमने बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ, तो अब वक्त आ गया है कि ये सैंक्शंस जो हैं वो हटा दी जाएं। बशार अल असद की हुकूमत जा चुकी है, तो अब इन सैंक्शंस के आयद रहने का कोई जवाज बाकी नहीं बचता। ये यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो अरब लीग के ऑफिशियल्स हैं, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के अंदर इन्होंने बैठक भी लगा रखी थी और इन्होंने भी यही बातें की थी जो सीरिया की नई हुकूमत है या फिर सीरिया का जो फ्यूचर है उसको लेकर। अब बज़ाहिर तो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे की जानिब जाती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बुनियाद भी रखी जा रही है। फिर मैंने आपको बताया जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट धड़े हैं, यानी कि जो मेन धड़े हैं जैसे कुर्स हैं या फिर HTS है, कुर्स की जानिब से कह दिया गया कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर महाजरीन वापस आ रहे हैं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं, कारोबार फिर से सीरिया के अंदर, दमिश्क के अंदर कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी इसराइल तो है, और इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं ना सिर्फ इनका कब्जा बढ़ रहा है जो गोलान हाइट्स की साइड पर है। नेतन्याहू की जानिब से जो बयान सामने आया मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा जो इलीगल सेटलर्स हैं, अब ये इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक तो ये गोलान हाइट्स जो हैं ये इसराइल की टेरिटरी नहीं है। लेकिन पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप था 2016 में जब आया था तो इसने कहा था कि नहीं नहीं ये इसराइल के इलाके हैं, वैसे ये इंटरनेशनली इसराइल के इलाके नहीं हैं। तो यहाँ पर जो सेटलर्स हैं उनको बढ़ाने का फैसला इसराइल की जानिब से किया गया है, और सेटलर्स की तादाद में ये जब इजाफा करते हैं तो फिर वेस्ट बैंक की मिसाल आपके सामने है कि फैलते फैलते खुद को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो इस फैसले पर भी मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं तुर्किया समेत जो OIC कंट्रीज हैं उनकी जानिब से। अच्छा, इसके अलावा ये जो कब्जा है, इसके अलावा जो इसराइल के हमले हैं वो भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे बड़ा हमला, यानी कि 2012 के बाद से ये बताया जा रहा है कि तरतूस का जो इलाका है या जो डिफरेंट इलाके हैं वहां पर ये हैवीएस्ट इसराइल की स्ट्राइक्स थी 2012 के बाद से। अब यानी कि डेकेड के बाद ये बहुत बड़ा हमला था जिसमें फिर से इसराइल ने असलहे, गोले बारूद को, एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। फिर अबू मोहम्मद अल जुलानी वो बहुत ज्यादा भड़क गए, किस पर? आलमी बरादरी पर और आलमी इदारों पर भड़कते हुए अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि आप इसराइल को समझाएं और इसराइल को ये कब्जे करने से बाज रहने का कहा जाए और ये हमले करने से बाज रहने का कहा जाए। तो इसराइल ने कौन से आलमी इदारों की या फिर कौन सी आलमी बरादरी की बात आपके सामने, कौन सी मिसाल है? गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं आपको बता दूं कि आज गजा के अंदर 70 मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया का फोकस नहीं रहा, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस जो है वो शाम की जानिब डाइवर्ट हो गया और इन सहूनियों का फोकस भी शाम की जानिब डाइवर्ट हो गया। क्रेडिट गोज टू रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने ये जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है इसको इग्नोर करते हुए जो नया चैप्टर खोल दिया। और अब इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो तुर्किया स्लैम्स, तुर्किया कंडेम, इससे आगे नहीं बढ़ रहा तुर्किया और ना इससे आगे बढ़ेगा। तो ये साइड रजब तैयब एर्दोगान को इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें ये लग रहा था कि हम जाएंगे बशार अल असद का इक़्तिदार गिराएंगे, फिर हम कुर्द्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे और यूं जो है वो सीरिया जो है वो तुर्किया के रंग में रंगा जाएगा। लेकिन सहूनियों को किस तरह से आप भूल सकते हैं? अब गजा के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिस लेवल के हमले हैं, जिस तरह की बमबारी और बर्बरियत है इन सहूनियों की, जाहिर है कि अब ना इंटरनेशनल मीडिया का फोकस यहाँ पर है, ना मुजाहिदीन की वो स्ट्रेंथ है। मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं नईम कासिम, उन्होंने एडमिट किया कि ये जो लिंक था, ये जो लाइफ लाइन थी मुजाहिदीन की वाया शाम, ये बंद हो गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे, हम एलिमिनेट नहीं हुए। बहरहाल मुजाहिदीन मैं आपको बता दूं कि आज इसराइल के अंदर सायरन्स गूंजे हैं और इन्होंने जो शेल्टर्स हैं वो भी ले लिए थे इसराइलियों ने,
اور یہ یمن کی جانب سے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا تھا جس کو ان صہیونیوں کی جانب سے مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ بہرحال مجاہدین ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان صہیونیوں کی جانب سے جو قیدیوں کی فیملیز ہیں ان کو بلا کر ایک خوشخبری دی گئی اور انہوں نے کہا کہ حماس نے بہت زیادہ لچک دکھا دی ہے، آنے والے چند گھنٹوں میں یا پھر آنے والے میکسیمم چند دنوں میں جو غزہ کی جنگ بندی سے متعلق خوشخبری ہے وہ ہم آپ کو سنا دیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میدان میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے لیے بالکل بن چکا ہے۔ اور نیتن یاہو کے حملے میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے اندر بھی جاری ہیں، لبنان جہاں پر ایک جنگ بندی ہو چکی ہے وہاں پر بھی آج حملے رپورٹ ہوئے اور نیتن یاہو نے اپنا جو ویڈیو پیغام جاری کیا تو نیتن یاہو نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کو اپنے حساب سے ٹرانسفارم کریں گے، تو دیکھ لیں کہ کیا غزہ، کیا فلسطین، کیا لبنان اور اب کیا شام، ہم اپنے حساب سے یہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کو اپنے حساب سے شیپ بھی کر رہے ہیں اور ٹرانسفارم بھی کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کو نہ عالمی برادری نہ عالمی ادارے جن سے ابو محمد الجولانی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ان کی ریکویسٹ کوئی نہیں سنے گا، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی ریکویسٹ کوئی نہیں سنے گا، یہ لاتوں کا بھوت ہے اور یہ باتوں سے نہیں مانے گا۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یونائٹڈ ہیں، یعنی کہ ایون کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف یونائٹڈ ہیں اور مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی وارننگ سامنے آئی، ایران نے کہا کہ ہم دفنا دیں گے اگر صہیونی شام کے اندر اپنا ایک گندا منصوبہ لے کر آگے بڑھے۔ اور کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ عراق کے بارڈر پر جو ہے وہ جو سیریا کی آرمی تھی یا پھر جو ایران کی آرمی تھی یا پھر جو حزب اللہ کے فائٹرز تھے انہوں نے پوزیشنز تو لے رکھی ہیں، اور یہاں پر جو عراق کا بارڈر ہے یہاں پر تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے یا پھر صہیونی آگے کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک اور محاذ بھی عراق کی سائڈ سے ان صہیونیوں کے خلاف کھل سکتا ہے۔ لیکن اگین جب تک مسلمان یونائٹڈ نہیں ہوں گے، یعنی کہ ترکیہ، ایران اور جو سعودی عربیہ، عرب کنٹریز ہیں جن سے کوئی امید بہرحال مجھے تو بالکل بھی نہیں ہے، اگر یہ یونائٹڈ نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے ایٹ لیسٹ ان صہیونیوں کے خلاف آپسی اختلافات بھلا کر، تب تک ان صہیونیوں کے ان گندے منصوبوں کو شکست بالکل بھی نہیں دی جا سکتی۔ دعا کریں مسلمانوں کی یونٹی کے لیے اور غزہ کے لیے، غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے اسپیشلی دعا کریں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کے حملے ہیں صہیونیوں کے، کس طرح سے سکولز کو، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک صحافی اس طرح سے رپورٹ کر رہا تھا کہ ہر نوجوان انہیں دہشت گرد لگ رہا ہے۔ اس وقت جو فلسطینی نوجوان ہیں وہ ان کی بندوقوں کے نشانے پر ہیں، اور یہ بالکل اندھا دھند ان کی جانب سے بمباری اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سارا جو فوکس ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کریڈٹ گوز ٹو طیب اردوان، کہ سارا فوکس شام پر ڈائیورٹ ہو گیا، اور یہاں پر یہ جو دل ان کا کر رہا ہے، چاہے لبنان کے اندر چاہے غزہ کے اندر، جو دل ان کا کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب بات چیت کی ٹیبل پر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنگ بندی ہے وہ ان کے مطابق بہت قریب ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پورے کے پورے غزہ کو زمین بوس کیے بغیر یا پھر غزہ پر مکمل قبضہ کیے بغیر یہ صہیونی وزیر اعظم رکے گا۔ اس کے ارادے جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور اپنا گریٹر اسرائیل منصوبہ امپلیمنٹ کرنے کا اس سے آئیڈیل ٹائم اس کو نظر نہیں آ رہا، جبکہ سارے مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس طرح سے لڑ رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو شکست دینے میں ان کی جیت ہے۔ ان کی جیت جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کی آزادی میں ان کی جیت ہے۔ اگر یہ آپس میں لڑتے رہے تو یہ صہیونی جو ہے وہ اسی طرح آگے کی جانب بڑھتا رہے گا۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔